बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ऑडिट स्ट्रैटेजी, किस तरह से मैंने अपनी ऑडिट की पढ़ाई की थी। मैंने सेल्फ स्टडी किया था ऑडिट का और मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी आप लोगों की तरफ से आए थे, दीदी ऑडिट के लिए कुछ बताओ। ऑडिट का फियर एज अ स्टूडेंट मेरे मन में आज तक है ऑडिट सब्जेक्ट को लेकर। हाँ, ऑडिट करने में बहुत मज़ा आता है, बट ऑडिट एज अ पढ़ने के लिए, एज अ स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए तो हर किसी को डर लगता है। और हमारे अटेम्प्ट में भी सबसे डिफिकल्ट पेपर अगर कोई आया था तो वो ऑडिट का आया था, बट आई क्लियर्ड इट। मुझे ऑडिट में 49 मार्क्स आए थे और मैंने सेल्फ स्टडी की थी ऑडिट की कंप्लीटली ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स। तो मैंने किस तरह से पढ़ाई की थी ऑडिट को लेके, और आप लोग अगर इंटर के स्टूडेंट हो, फाइनल के स्टूडेंट्स हो, तो आप दोनों वे में, इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मेरे क्या टिप्स थे, मेरी क्या गलतियाँ थी और किस तरह से आप लोगों ने ऑडिट को टैकल करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि आई नो सितंबर के एग्जाम्स अब बहुत ही पास आ चुके हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो को जल्दी से लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले ऑडिट बिंग अ थ्योरी पेपर, ऑडिट में बार बार पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं, हम हमेशा ऑडिट पढ़ते रहते हैं। और जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है हाँ हमको सब चीज़ें रिकॉल हो रही है। तो इट इज़ नॉट एज सच। मैंने जब ऑडिट की पढ़ाई की तो मैंने क्या किया था, मैंने शुभम केसवानी सर की बुक नोट्स को रेफर किया था। अब शुभम केसवानी सर ने ऑलरेडी मॉड्यूल को समराइज किया है, मैंने उनके ही नोट्स को और समराइज कर दिया। मतलब मैंने क्या किया था, सपोज मैंने प्रोफेशनल एथिक्स, जैसे फाइनल में प्रोफेशनल एथिक्स का एक चैप्टर है जिसमें आपको पता है, पहली बात तो बड़ा चैप्टर है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि क्लॉजेस का एक पार्ट हो गया, जो इनिशियल आप लोगों को स्टार्टिंग के ब्रांच ऑफिसर्स है, उसके बाद मेंबर की लिमिट्स क्या है, कौन सी ये बन सकता है, क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, वो सारी चीज़ें, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गए। ये सब आप एक पार्ट में डिवाइड कर लो। फिर आपके आ जाते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स, चैप्टर्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के जो चैप्टर्स ऑफ सीए एक्ट है वो। तो इस तरह से पूरा के पूरा जो एक बड़ा चैप्टर है 50 पेजेस का, उसको आप पहले तो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब उस पार्ट्स को भी मैं क्या कर लेती थी, एक नोटबुक मैंने बनाई थी। मैंने 2 नोटबुक्स मुझे ऑडिट के लिए लगे थे और उस नोटबुक में मैंने हर चीज़ राइटिंग में लिख के निकाली थी। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि ऐसा पूरा के पूरा पैराग्राफ मैंने कॉपी पेस्ट राइटिंग में किया है, बट जब मैंने एक बार नोटबुक में अपने हाथ से वो चीज़ों को लिखा था तो एग्जाम में मुझे ना शुभम केसवानी सर की बुक याद आई, ना मुझे मॉड्यूल्स याद आए, जो मैंने मेरे हाथ से नोट्स लिखे थे वो पेज मुझे याद आया और उस वजह से मैं आंसर्स लिख पाई। तो एक बार इंश्योर करना है कि बस एक बार के लिए आप जो है वो चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करो। पहले आपने चैप्टर को पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने राइटिंग कर लिया, फिर राइटिंग करने तो आपके नोट्स से उसको वापस एक बार पढ़ लो। तो इस तरह से आप जब फर्स्ट टाइम रीड कर सको, फर्स्ट टाइम में ही आप 3 बार पढ़ चुके होगे और एक बार की राइटिंग आपको बहुत ज़्यादा रिटेंशन के लिए हेल्प करेगी। देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए पेपर सॉल्व करते हैं, एफआर हो गया, एफएम हो गया, अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट हो गया, टैक्स हो गया, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए हम पेपर सॉल्व करते हैं और पेपर सॉल्विंग की वजह से हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। बट ऑडिट बिंग अ थ्योरी सब्जेक्ट, बार बार थ्योरी लिखने के लिए बोर हो जाता है, इसलिए हम लोग पेपर सॉल्विंग पे उतना जाते नहीं है। तो वो जो लॉस आपका वहाँ पे होता है, एंड ऑब्वियसली इतना टाइम डिवोट करना पेपर सॉल्विंग के लिए ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स में, वो टाइम आप इस तरह से सेव कर सकते हो। हर चैप्टर के नोट्स आपके लैंग्वेज में लिखो, जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ फॉर्म में आए। कभी कभी आप फ्लो चार्ट्स बना दो, कभी आप सर्कुलर इसमें चार्ट्स बना दो, बार ग्राफ्स बना लो, पाई चार्ट्स बना लो। मतलब मैंने इस तरह टैबुलर फॉर्म में या कोई प्रिंटिंग में, कभी कभी मैंने पूरा एक ऐसे था, जैसे ओपनिंग बैलेंस जैसे 510 है, ये पूरा के पूरा एक ऐसे मैंने एक पेज के अंदर कंसोलिडेट कर लिया। और जब मैं मॉड्यूल से दिखती थी, मॉड्यूल में ऑब्वियसली वो 2-3 पेजेस का है, शुभम केसवानी सर की बुक में 2 पेजेस में है और मेरे बुक में एक ही पेज में, तो मुझे वो एक पेज पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट आता था। और जब मैं मेरी हैंडराइटिंग में वो चीज़ें पढ़ती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होता था। तो ऑडिट में सबसे पहले आप भले ही कोई क्लासेस लो या आप क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करी थी तो मेरे लिए तो फर्स्ट रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा था। अगर आपने क्लासेस लिए, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कैसा है, लर्निंग क्लास के साथ हो जाती है। तो एक बार अगर आप लिख के निकाल लोगे ना, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू अ लॉट। और जब आप सेकंड रिवीजन करने बैठोगे तो ट्राई करो कि आपने जो नोट्स बनाए हैं आप उसी बुक में से पढ़ लो। और अगर आप अपने नोट्स से लिख रहे हो तो मेक श्योर आपने कोई भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है। मतलब आपको कल जाके ये डिपेंड नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मेरी बुक से पढ़ने से अच्छा मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ती या मैं आईसीआई की मॉड्यूल से पढ़ती तो ये पॉइंट छूटता नहीं था। मेक श्योर कि आप हर पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो कवर कर लो, बट गिव अ राइटिंग प्रैक्टिस टू ऑडिट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सपोज आज मैंने ऑडिट पढ़ लिया तो कल मैं क्या करूँगी, जो मैंने आज पढ़ा हुआ है वो वापस से मैं कल रिवाइज करूँगी। क्यूमुलेटिव रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने जब प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर लगाया था, मुझे फर्स्ट रिवीजन की, प्रोफेशनल एथिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है ऑडिट में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स प्रोफेशनल एथिक्स में से आते ही है, कम से कम 15 मार्क का क्वेश्चन तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स का फाइनल के पेपर में दिखता ही है। तो इसलिए प्रोफेशनल एथिक्स पे फैकल्टीज भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है। मैं भी प्रोफेशनल एथिक्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा था, मुझे 15 दिन लग गए थे प्रोफेशनल एथिक्स को कंप्लीट करने के लिए, बट वो 15 दिन में भी मैंने हर दिन जितना कल पार्ट पढ़ा है उसको रिवाइज किया। फिर सेकंड डे पे मैंने जो पहले दिन और सेकंड डे पे पढ़ा है वो सब कुछ मैंने थर्ड डे पे रिवाइज किया। क्यूमुलेटिव रिवीजन में कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ऐसा लगता है रिवीजन करने में ही टाइम वेस्ट हो जा रहा है। देखो इनिशियली ऐसा लगेगा, हो सकता है मेरे को 4 दिन मैंने पढ़ लिया, 5वें दिन पे मुझे 4 दिन का रिवीजन करने के लिए 1 घंटा लग गया और फिर उसके बाद मेरे में एनर्जी ही नहीं बची। ठीक है, एनर्जी नहीं बची, थोड़ा सा एक 10 पेजेस मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, 10 लाइन पढ़ूँ नया, 10 नए लाइन्स को मैंने रिवाइज कर लिया एंड देन आई एम डन।
फिर नेक्स्ट डे वापस से मैं उतना रिवीजन करूँगी। जब आपको ऐसा लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पहले दिन मुझे पढ़ने के लिए 15 दिन लग रहे थे फर्स्ट टाइम में, सेकंड डे पे वो 15 दिन मेरे 10 दिन में आ गए, फिर वो 10 दिन मेरे 7 दिन में आ गए, 7 दिन मेरे 5 दिन में आ गए, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आप वो चैप्टर को थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, कम फोकस दे सकते हो। बट अगेन अगर आप खुद लिख रहे हो और आप आपके नोट से ही पढ़ते हो तो आपको आगे जाके वही नोट्स जो है वो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाना चाहिए आपका, कि क्वेश्चन देख के आपको याद आ जाए कि हाँ ये मैंने मेरी बुक में यहाँ पे कहीं तो भी लिखा हुआ है। इस तरह का रिटेंशन जब तक आपको नहीं आता, आपको उस चीज़ों को बार बार पढ़ना है। और एक बार अगर आप लिख रहे हो और उसके बाद उसको पढ़ते हो तो ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है। अब मैंने और एक चीज़ क्या की थी, मैं हर दिन मॉर्निंग टाइम वॉज फिक्स्ड। मैं कभी भी पढ़ाई के लिए बैठूँ, 10 बजे बैठूँ, 11 बजे बैठूँ, मेरा फिक्स टाइम रहता था। कभी मैं 10 बजे भी बैठती थी, कभी मैं 11 बजे बैठती थी, कभी कभी मुझे कुछ इमरजेंसी हो गई, बाहर जाना पड़े या तबियत खराब है या कुछ भी रीज़न हो, कोई फेस्टिवल आ गया हो, तो उस टाइम मुझे 12 साढ़े 12 भी बजते जब मुझे लेट हुआ है। हमेशा मैंने मेरी पढ़ाई स्टार्ट की है विथ ऑडिट। जब पढ़ाई स्टार्ट करती थी मैं फ्रेश माइंड सेट चाहती थी, और ऑडिट के लिए कुछ लोग मॉर्निंग में, हर कोई आपको यही बोलेगा कि ऑडिट जो है आप अर्ली मॉर्निंग ही प्रेफर करना, जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो मॉर्निंग में, या फिर ऐसा टाइम जहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिव हो। कुछ लोग शाम के टाइम पे भी बहुत एक्टिव होते हो, भले ही 1 घंटा दो, 1.5 घंटा दो, बट हर दिन आपको ऑडिट पढ़ना है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मुझे प्रोफेशनल एथिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए 15 दिन लगे, बट वो 15 दिन इसलिए भी लगे क्योंकि हर दिन मैं सिर्फ 2-2 घंटे जो है वो ऑडिट को दे रही थी। मैं हर दिन, ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन पूरा ऑडिट लेके बैठी, मैंने मॉर्निंग में 2 घंटे का टाइमर लगाती थी मैं मोबाइल के अंदर कि इतने से इतने टाइम तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी। जैसे ही मेरा अलार्म बज जाता था मैं वो बुक वही मोमेंट पे, अनलेस अगर वो क्वेश्चन इन रनिंग है तो उसको, नहीं तो फिर मैं इमीडिएटली वो बुक क्लोज कर देती थी और मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेती थी, क्योंकि मेरे नेक्स्ट सब्जेक्ट का टाइमर वापस वहाँ से लग जाता था। तो वो डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। आप हर दिन 2-2 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, अगर आपको ऑडिट में कॉन्फिडेंस आ गया, सपोज मेजर मेजर चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप 2 घंटे का टाइम 1.5 घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट हर दिन मॉर्निंग में आपको ऑडिट पढ़ना है, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। जितना आप उस सब्जेक्ट के टच में रहोगे उतना आपको उस सब्जेक्ट का फियर कम रहेगा। तो इस तरह से आपका लर्निंग हो गया, आपका रिटेंशन हो गया, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। अब राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन बैंक की बारी आती है। देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम रिविजन किया था, मैंने टेक्स्ट बुक के बाद इमीडिएटली नोटबुक जो उनका क्वेश्चन बैंक है वो रेफर किया। अब क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट्स एकदम नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स थे वो क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट टाइम में पढ़ लिया। फर्स्ट टाइम में तो मैंने हर क्वेश्चंस पढ़े थे, बट जो क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स थे, मैंने राइटिंग किया है, मैंने रिवीजन किया है उसका, मैं 15 दिन से वही चीज़ बार बार पढ़ रही हूँ, तो मेरे दिमाग में वो बैठ गई थी। अब उसके बाद जब मैं वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करके क्वेश्चन बैंक में जा रही हूँ और वही नोट से पढ़ती हूँ, मुझे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस आ जाता था। मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और ये डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स है, मैंने उसको पढ़ा है, रिवाइज किया है। तो अगर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऑडिट में बूस्ट हो गया है तो आई थिंक आपको आगे पढ़ने के लिए अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ऑडिट में जो आपको पूरी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। मे बी वो एमटीपी का क्वेश्चन होगा, कोई आरटीपी का क्वेश्चन आ जाए, कोई केस स्टडी का क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके थिंकिंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, तो उसको आपको थिंकिंग के हिसाब से उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो वो आपको ऑब्वियसली कोई मॉड्यूल में बुक्स में वगैरह नहीं मिलेंगे। बट अगर आपको वैसा कुछ क्वेश्चन बैंक में दिख रहा है, कुछ नया लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है हाँ मुझे लास्ट डे पे इसको रिवाइज करना है, तो उसको इमीडिएटली हाईलाइट कर दो। मैं हाईलाइट यूज़ करती थी, हाईलाइटर यूज़ करती थी, मैं हाईलाइट करके रखती थी, या फिर मैंने पेंसिल से समझो एक टिक मार्क कर लिया कि ये क्वेश्चन मुझे वापस सेकंड रिवीजन में पढ़ना है। फिर जब मैं सेकंड रिवीजन ऑडिट का करी थी मैंने सिर्फ हाईलाइटेड क्वेश्चंस पढ़े, उसको वापस से मैंने जो है सॉर्टिंग एंड फिल्टर किया कि हाँ अब मैंने अगर पहले इसमें 15 क्वेश्चन पढ़े थे, सेकंड इसमें मैंने 10 क्वेश्चन निकाले हैं, अब वो 10 क्वेश्चन को मैंने सेकंड टाइम 2 बार पढ़ लिया। अब वो 10 में से भी ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन, और वो भी डिपेंड ऑन द चैप्टर्स की साइज। अगर आपका चैप्टर ही 2 पेजेस का है तो उसके लिए मैक्स टू मैक्स 1 या 1.5 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस फिल्टर करना है। और फर्स्ट डे से आपकी फिल्टरिंग आपको ऐसी करनी है कि आप 1.5 डेज में सब कुछ रिवाइज कर पाओ। क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में भी पहले दिन भी हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, सेकंड रिवीजन में भी हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड रिवीजन में भी हम फर्स्ट पेज से सब कुछ पढ़ते हैं, तो फिर वो जो 1.5 डेज का टाइम होता है ना उसमें हम हर चीज़ नहीं कवर कर पाते। तो पहले दिन से ही आपको जो है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट डे पे हम 1.5 दिन का प्लानिंग करें, फर्स्ट डे पे आपको सेकंड रिवीजन का प्लानिंग करके चीज़ों को कट करते जाना है, सेकंड रिवीजन में आपको थर्ड रिवीजन की प्लानिंग के हिसाब से चीज़ों को कट करते जाना है, एंड जब आपका फाइनल रिवीजन होगा तो उसमें आपको 1.5 डेज की प्लानिंग के हिसाब से चीज़ों को कट करते जाना है। और व्हाट अबाउट द पेपर सॉल्विंग, अब पेपर सॉल्विंग कैसे करें, देखो मेरे टाइम पे ना आईसीआई की बुकलेट आई थी, अभी आई एम नॉट वेरी श्योर एंड अपडेटेड कि इस बार कोई आईसीआई की अलग से बुकलेट आई है या नहीं आई है, बट उसमें उन्होंने करीब 5 क्वेश्चन पेपर्स दिए थे। मैंने अलग से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इसी तरह से पढ़ा था। आईसीआई की एक क्वेश्चन बुकलेट आई थी जिसमें उन्होंने 5 क्वेश्चन पेपर्स जो है हर सब्जेक्ट के, इवन एएफएम के लिए तो 10 क्वेश्चन पेपर्स उनके थे। और कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए थे यूट्यूब पे उस टाइम पे, वीडियोस आए थे कि वो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो वही पुराने एमटीपी आरटीपी है। बहुत सारे फैकल्टीज़ के तो क्वेश्चन बैंक में ही वो सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, तो ऐसे भी वीडियोस आए थे कि उसको सॉल्व नहीं भी क्या चलेगा, हमारे क्वेश्चन बैंक कर लो। बट मैं पर्सनली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके इसीलिए गई थी क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, सपोज मैंने बैंक ऑडिट पढ़ लिया, बैंक ऑडिट के क्वेश्चन बट चैप्टर पढ़ के इमीडिएटली मैं क्वेश्चन बैंक पे गई, मुझे पता है ये क्वेश्चन बैंक ऑडिट का ही है। बट क्वेश्चन पेपर्स में कभी कभी क्या होता है, अब वो एक चैप्टर का तो नहीं आता है, वो सब मिक्स एंड मैच होता है। उसमें आपको बैंक ऑडिट का भी क्वेश्चन दिखेगा, उसमें आपको इंटरनल ऑडिट भी दिखेगा, उसमें आपको टैक्स ऑडिट भी दिखेगा, फॉरेंसिक ऑडिट भी दिखेगा, इन्वेस्टिगेशन भी दिखेगा, उसमें आपको कोई स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो एग्जाम में क्या हो जाता है कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली कौन से चैप्टर का है वो ढूंढना भी पड़ता है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्वेश्चन ड्यू डिलिजेंस का है या इन्वेस्टिगेशन का है या ये फॉरेंसिक ऑडिट का है।
तो इस तरह का कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने क्या रेफर किया था कि भले ही क्वेश्चन बैंक में ये सारे क्वेश्चन होंगे, बट क्वेश्चन बैंक में ये चैप्टर वाइज बाइफरकेटेड है। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग अगेन एंड अगेन वही चीज़ें क्वेश्चन बैंक में से पढ़ने से अच्छा मैं जो है उसको क्वेश्चन पेपर से पढ़ूंगी। क्वेश्चन पेपर से पढ़ने की वजह से मुझे क्या बेनिफिट मिलता था कि मैं हर चैप्टर को रिवाइज कर पाती थी। अब क्वेश्चन पेपर का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पेपर ले लिया, मुझे उसका आंसर चाहिए मतलब चाहिए, नहीं मिले तो मेरे मार्क्स कट, मेरा कॉन्फिडेंस गया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बस क्वेश्चन देखा, उसका आंसर रिकलेक्ट करने की कोशिश की, अगर कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो मैंने टेक्स्ट बुक निकाला, बुक्स निकाले, उसमें वो आंसर को ढूंढने की कोशिश की, अगर ढूंढ पाई तो ठीक है, नहीं ढूंढ पाई तो मैंने फिर बाद में थर्ड स्लॉट पे उनके सजेस्टेड आंसर्स को देखा, उसको पढ़ा, अगर जो चीज़ें मैं ढूंढ पाई या मुझे जल्दी से याद आती तो फिर उस चीज़ से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। और जो चीज़ें मैं नहीं ढूंढ पाई, इतनी कोशिश करने के बाद लास्ट में मैं सजेस्टेड आंसर पे जा रही हूँ, तो इतना करने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरे दिमाग में आ जाती थी कि हाँ इतनी मेहनत करने के बाद जाके मुझे वो आंसर मिला है। बट नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन वापस दिखता था तो मैं इमीडिएटली याद कर लेती थी कि हाँ ये क्वेश्चन है जो मुझे इतना लास्ट टाइम ढूंढने के लिए मुश्किल पड़ा था। तो आप भले ही अगर आपने 4 रिविजन्स प्लान किए हो तो वो 4 रिवीजन को भले आप 3 में कन्वर्ट कर लो, भले ही 2 में कन्वर्ट कर लो, बट मेक श्योर कि आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, आप पास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करें। अगर आपको बुकलेट मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। अगर आप राइटिंग में हर क्वेश्चन नहीं कर सकते तो इट इज़ ओके, जस्ट गो थ्रू ऑडिट थ्योरी पेपर की वजह से रीडिंग कर लो चलेगा, या फिर कीवर्ड्स को जो है वो स्क्रिबलिंग वे में भी आप ऑडिट को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के लिए या तो पढ़ लो या तो स्क्रिबल कर लो, अगर टाइमर देके लिख सकते तो और अच्छी बात है, और नहीं कुछ तो जो ICI के MTP पेपर्स आएंगे सितंबर एग्जाम्स के लिए, जो MTP पेपर्स ICI हर अटेम्प्ट में 2-2 MTPs निकालता ही है, तो वो 2 MTPs टाइमर लगा के सॉल्व करना। मैंने 5 पेपर्स को देख कर बस पढ़ा था, स्क्रिबल किया था, एक बार मैंने राइटिंग में सारे नोट्स बना लिए, उसका क्यूमुलेटिव रिविजन किया तो मेरे 2 रिविजन मिस हो गए थे। फिर मैंने 5 पेपर्स ICI के ऑडिट के पढ़ के निकाले थे, उसमें कोई राइटिंग या स्क्रिबलिंग वगैरह मैंने नहीं की थी। हाँ कुछ आंसर मेरे को नया लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे वो लिखना है एक बार, तो वो ऐसा किया है, बट ऐसा मैंने कोई राइटिंग वगैरह नहीं किया था, ना कोई टाइमर लगाया था, बस जैसे मैंने आपको बोला वैसे मैंने वो 5 पेपर सॉल्व किए थे। और उसके बाद जो ICI के 2 MTPs आए थे वो मैंने प्रॉपर टाइमर लगा के, अब अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल होता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 2 से 5 का ही टाइमर लगा के वो पेपर सॉल्व करें। एक जगह पर बैठ के, एक टेबल पर बैठ के ही पेपर को टाइमर लगा के, मोबाइल पर अलार्म लगा लो, अगर आप मोबाइल से बार बार डिटैच होते हो तो जो अलार्म क्लॉक आती है, छोटी सी टेबल पर क्लॉक आती है, वैसा कुछ लगा लो, या घर वालों को बोल दो 3 घंटे के बाद आके मुझे उठा देना इमीडिएटली, ऐसा भी कुछ भी वे कर लो, बट 3 आवर्स का टाइमर लगा के, भले ही आप पूरा पेपर सॉल्व ना करो बट मेक श्योर आप 3 घंटे में कितना पेपर लिख रहे हो, और फिर खुद उस पेपर को थोड़ा सा फील लेने के लिए भले कोई अलग पेन ले लो, मिला तो रेड कलर का पेन ले लो, टीचर की फीलिंग ले लो, और उस पेपर को सजेस्टेड आंसर के साथ चेक कर लो, करेक्शंस कर लो, देख लो क्या पॉइंट बच रहा है, क्या पॉइंट नहीं बच रहा है, और खुद को मार्क्स भी देना। सजेस्टेड आंसर्स के हिसाब से खुद को मार्क्स दो। खुद को मार्क्स जब आप खुद दोगे ना तो आपको मार्क्स डिमोटिवेट के लिए या मोटिवेशन के लिए नहीं, बट ये देखने के लिए मेरी तैयारी कैसी है। मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम, मेरे को हार्डली मैंने जब भी पेपर सॉल्व किया है मैं 41-42 के स्कोर पे भी आई थी, तो मुझे लगता है यार मैं बाउंड्री पे आई हूँ। अगर मैंने तो जहाँ पे मार्क्स दिया कहीं मेरे को ICI थोड़ा सा मार्क ऊपर नीचे कर लिया तो 40 के नीचे भी चला जाएगा, वो डर भी रहता था मुझे, बट मैं स्ट्रिक्टली चेकिंग करती थी खुद के पेपर्स को। 40, 45, 46, 54 की रेंज पे भी मैं गई थी ऑडिट के पेपर में, एंड अल्टीमेटली मुझे 49 मार्क्स थे। तो जैसा आप MTP देते हो आपको आइडिया लग जाती है। मैंने मेरे बुक्स में ऐसे हर सब्जेक्ट का एक ये बना के लिया था, MTP 1 में मुझे इतने मार्क्स आए, MTP 2 में मार्क्स आए हैं, और फिर उस हिसाब से मैं प्लानिंग करती थी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। तो ये मेरे कुछ ऑडिट के टिप्स एंड ट्रिक्स थे, आई होप आपको हेल्प हुई होगी। मेक श्योर आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्यूमुलेटिव रिविजन करो, और ऑडिट को चैप्टर वाइज पढ़ने से अच्छा, एक बार चैप्टर वाइज पढ़ के कॉन्फिडेंस ले लिया तो क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना। 5-6 क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ो, चैप्टर्स की जगह पे क्वेश्चन पेपर से पढ़ो, तो आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आप ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑडिट के मेजर चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज कर पाओगे, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और क्या हो जाता है जब हम क्वेश्चन पेपर से पढ़ते हैं ना, तो फिर आप जब वो चैप्टर वापस ओपन करते हैं आपको समझ में आ जाता है कि ये चैप्टर में ये पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन देखे हैं मैंने 5-6 पेपर्स पे, तो ऑटोमेटिकली आप फिर वो जो इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, जो चीज़ें आपको इतना लग रहा है कि रेलिवेंट नहीं है आप उसको इग्नोर कर सकते हो। सो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। तो अगर मैं समराइज करूँ पूरी चीज़ों को, तो एक राइटिंग प्रैक्टिस, दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, तीसरा क्यूमुलेटिव रिविजन, एंड टाइमर लगा के एटलीस्ट 2 MTPs आपको सॉल्व करना है ऑडिट की, बस दिस इज द ट्रिक। इस तरह से आप पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली ऑडिट में इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर आप फाइनल के स्टूडेंट्स हो तो ऑडिट को आप आपकी आर्टिकलशिप में, अगर आपने ऑडिट में काम किया है तो उसके साथ लिंक कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा ऑडिट को मेरे ऑफिस के काम के साथ लिंक करती थी कि हाँ मैंने ऑफिस में इस तरह से काम किया है, मैंने इस तरह से चेकलिस्ट बनाई है, या मैंने इस तरह से ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, या मैंने ये क्लाइंट था जिसके इसमें मैंने इस तरह का ओपिनियन लिखा हुआ था। तो इस तरह का मैं ऑफिस के साथ भी बहुत बार चीज़ों को लिंक करती थी। और इंटरनल ऑडिट किया है तो मैंने ऑफिस में इस तरह से इंटरनल ऑडिट किया है, और मैंने ऑडिट में ज़्यादा काम किया था मेरे ऑफिस में, तो मैं उस तरह से लिंक कर जो है पढ़ती थी। तो जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कनेक्ट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली लर्निंग ईजी हो जाती है। तो बस इस तरह का मेरा ये ऑडिट जर्नी रहा है। आप लोगों को कैसे लगे मेरे टिप्स? अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए प्लीज़ डू राइट डाउन इन कमेंट्स। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप कैसा देखना चाहते हो, किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हो, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।